अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है हाउ डीएनए एनकोड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। हमने पीछे सारा जो लेसन है हमारा इस चैप्टर का, उसमें हमने स्टडी किया बारी बारी डीएनए का स्ट्रक्चर। फिर हमने जीन की अहमियत, डीएनए की एज हेरिडिटी मटेरियल अहमियत जो है वो डिटेक्ट की। और एक टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन को एनकोड करवाता है, और उसमें हमने वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड जो प्रोसेस था जो एग्जाम्पल के साथ उसको डिटेल में पढ़ा था। अब मैं आपको बताऊं कि 1953 में एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिक सैंगर था। ये कामयाब हो गए इंसुलिन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास बनाता है, और इंसुलिन का ये काम होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर। क्योंकि ये एक हार्मोन है, अगर हम देखें कि ये बाय नेचर क्या चीज़ है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। स्टीरॉइड्स होते हैं, अमीन्स होते हैं, और प्रोटीन इन नेचर भी होते हैं। तो इंसुलिन जो थी एक प्रोटीन इन नेचर जो है हार्मोन है, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। अमाइनो एसिड्स जिस तरह से प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसी तरह अमाइनो एसिड मखसूस सीक्वेंस में मिलकर इंसुलिन को बनाती हैं। तो सैंगर की ये जो अचीवमेंट थी ये बहुत ज़्यादा जो है मकबूल हुई, इससे बड़ी कामयाबी मिली मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस हैं उनको स्टडी करने के लिए। क्योंकि अमाइनो एसिड जो है वो कुछ मखसूस अमाइनो एसिड हैं जो कि मुख्तलिफ़ तादाद में मुख्तलिफ़ तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी बनाते हैं, और इनकी वजह से हमारी प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनता है जो नेचुरली हमारे जिस्म में सिंथेसाइज भी होती हैं। सैंगर के काम के बाद एक और साइंटिस्ट का काम सामने आया जो थे वर्मोन इनग्रैम। इन्होंने 1956 में डिस्कवर किया वजूहात, मॉलिक्यूल की वजूहात जो कि सिकल सेल एनीमिया कॉज कर रही थी। पहले तो बात कर लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। हमारा नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है वो डिस्क शेप, बिस्किट सी शेप होती है उसकी, उसको डिस्क शेप बोलते हैं, इसलिए राउंडेड होता है। और दरमियान में आप देख सकते हैं कि वो कॉनकेव इन नेचर होता है। अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो वो आपको दोनों तरफ से दबा हुआ सा नज़र आता है, इस तरह का नज़र आता है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता ताकि इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाई जाए, और ज़्यादा हीमोग्लोबिन की वजह से वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी कर सकता है। सिकल सेल एनीमिया एक जीनियाती बीमारी है, यानी जीन्स में ख़राबी, जीन में एक डिफेक्ट की वजह से होती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की शेप नॉर्मल ये जो डिस्क शेप हमने आपको अभी बताई है वो नहीं बन पाती, और एक अजीब ऐसी शेप बन जाती है जिसमें सेल को आप कुछ नहीं कह सकते कि ये ओवल है, राउंडेड है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, ये क्या है। ऐसी बिल्कुल ही बेहंगम सी शक्ल जो है वो कहलाती है सिकल। इस बीमारी में जिसको हम कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, खून की कमी वाक़ हो जाती है, क्योंकि खून में ज़्यादा जो हिस्सा है वो रेड ब्लड सेल्स का है, आपको पता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी जब शेप ही नॉर्मल नहीं रहती तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल शेप, यानी कि ये नॉर्मल शेप नहीं है जिससे ये अपना नॉर्मल काम सर अंजाम दे सके, जो कि है ऑक्सीजन को कैरी करना और खुलियों तक पहुंचाना। इसलिए इसकी इस शेप को कहते हैं सिकल, और इस एनीमिया को, इस बीमारी को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब इन्होंने अपने काम के थ्रू सिकल सेल एनीमिया की जो वजूहात हैं वो निकाल दी, और उनके बारे में जो है वो ढूंढ निकाला उसकी वजूहात को। क्योंकि सिकल सेल एनीमिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी रीज़न है कि रेड ब्लड सेल्स पर हीमोग्लोबिन पाई जाती है जो कि हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करती है, खुलियों तक पहुंचाती है, और खुलियों से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ अटैच करती है, खून में पहुंचाती है। ये खून गर्दिश करता हुआ हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है जहां उस कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। तो जो वर्नोन इनग्राम थे, इनके काम से पता चला कि प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स पे पाई जाती है वो एक्चुअली में एबनॉर्मल है, उसकी शेप नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से इस रेड ब्लड सेल की शेप भी नॉर्मल नहीं रहती। इस बीमारी में वो ऐसा हो जाता है, अजीब सी शेप ये कहलाती है, जिसमें आप देखेंगे कि सेल्स के कोने से निकले हुए हैं और नॉर्मल राउंडेड डिस्क शेप बॉडी उसकी नहीं रहती।
अब ये जो एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन पर लगी हुई है, हीमोग्लोबिन सॉरी एक प्रोटीन है, इसमें एक अमाइनो एसिड जो लगा हुआ है वो बदल जाता है किसी दूसरे अमाइनो एसिड के थ्रू, और उन दो अमाइनो एसिड्स का नाम है ग्लूटामिक एसिड एंड वेलिन। यानी जो हीमोग्लोबिन है उसकी चेन पे ग्लूटामिक एसिड लगा होता है, जबकि ये बदल जाता है वेलिन से। एक अमाइनो एसिड के बदलने से प्रोटीन की साख्त पर ड्रास्टिक इफेक्ट आता है, उसकी साख्त बदल जाती है, जिसकी वजह से उसके वो जो रेड ब्लड सेल जिन पर पाई जाएगी वो शेप अपनी खो देते हैं और ऐसे सिकल शेप हो जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को प्रॉब्लम रहती है क्योंकि खून के सेल्स ये सही काम नहीं करते, और उसकी रीज़न ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स पे पाई जाने वाली वो भी अबनॉर्मल है। अब ये बात बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि हमारे जिस्म में जितनी भी प्रोटीन बनती हैं उनमें अमाइनो एसिड्स जो है वो एक मखसूस तादाद में और एक मखसूस शेप में लगते हैं। किसी भी एक जगह इनका जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का अगर वो बदल जाएगा तो प्रोटीन अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी जो नॉर्मल उसकी खासियत है काम करने की, वो खो देगी। और सैंगर के काम से हमें जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस हैं उसके बाद स्टडी करने का में हेल्प हुई, और उससे पहले क्योंकि इन्होंने प्रोटीन का सीक्वेंस जो है वो ढूंढ निकाला था, इंसुलिन का पढ़ लिया था, तो करते करते हम न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस को भी स्टडी कर सक रहे हैं आज, और प्रोटीन्स के भी जो सीक्वेंसेस हैं जिसमें वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक चेन की सूरत में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, उसको भी हम स्टडी कर पा रहे हैं। तो ये डिस्कवरी जो है वो बड़ी ही अहम साबित हुई, और सैंगर के काम के साथ साथ जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन सब के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके स्टडी किया गया। तो जो हमारी जीन है उसकी अहमियत जो है वो फिर दोबारा उजागर हो गई कि अगर जीन में कहीं प्रॉब्लम आती है, डिफेक्ट आती है, एक न्यूक्लियोटाइड भी बदल जाता है, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि अमाइनो एसिड जो है वो गलत एनकोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन नॉर्मल नहीं बनेगी। अब ये हीमोग्लोबिन की प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो कि इन्होंने आपको यहाँ दिखाई हुई है, और ये उसकी चेन है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलकर बनी है, 1 2 और 3 4। तो 2 इसमें अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 इसमें बीटा चेन्स होती हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि जो हीमोग्लोबिन है नॉर्मल जैसी होती है, इसकी अगर बीटा चेन का सीक्वेंस देखा जाए तो अमाइनो एसिड पहले नंबर पे लगा हुआ है वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड अगेन एक और लगा हुआ है। और ये जो दरमियान में आप लाइंस देख रहे हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं इन सारे अमाइनो एसिड्स के दरमियान में। अब अगर कोई शख्स जो है उसका जीन जो है जो कि इस चेन को बना रहा है वो ठीक नहीं है, एबनॉर्मल जीन है, तो प्रोटीन भी नॉर्मल नहीं होगी। और अमाइनो एसिड जहाँ गड़बड़ होती है वो ये जगह है जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग जाता है, इसलिए इन्होंने इसको वेलिन को ऑरेंज कलर में शो किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, जिसकी वजह से प्रोटीन नॉर्मल नहीं रहती। जब ये प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इकट्ठी होती है तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर नॉर्मल जो कंडीशन है, जो उनकी जो डिस्क शेप राउंडेड उनका स्ट्रक्चर है वो सारा बदल जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी भी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया की। अब एक अगला टॉपिक जो है वो हम पढ़ते हैं, और वो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि सेल्स यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन्स। मैंने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डीएनए है वो इंतहाई अहम हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें जीन्स की सूरत में हमारे तमाम किरदारों को कंट्रोल करने के लिए जो पार्ट्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं डीएनए के, वो मौजूद हैं। और हमारा जो जीन है वो हमारे मखसूस करैक्टर्स को सबको जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के थ्रू पैदा करता है। तो तमाम दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में एक ख़ास बात यह है कि इन सब में उन जीन्स को रीड करने का मैकेनिज़्म, और वो जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, वो जो मैकेनिज़्म है वो तमाम दुनिया में तमाम जानदारों में जो पाए जाते हैं उनमें सेम है। इस फिनोमिनन को, इस बात को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। ये एक बड़ी ही अहम बात है। अब सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ जो है इसके आगे से 3 हिस्से हैं, और ये 3 हिस्से आपको यहाँ इन्होंने पिक्चर में क्लियर भी किए हुए हैं, जो कि मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हमारा डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता।
तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये ट्रांसक्रिप्शन के एक अमल से गुजरता है जो कि हमने आगे आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान ये आरएनए की कॉपी तैयार करता है। आरएनए की वो कॉपी जो कि ट्रांसक्रिप्शन के अमल में तैयार होती है वो मैसेंजर आरएनए कहलाती है। मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए इसलिए कहते हैं कि वो डीएनए पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के मखसूस सीक्वेंस को एनकोड करता है और अपनी सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर उस मैसेज को आगे लेके जाता है ताकि प्रोटीन बना सके। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है तो फिर ये राइबोसोम की मदद से, राइबोसोमल आरएनए की मदद से और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमाइनो एसिड्स उनको गैदर करके 1 बाय 1 ट्रांसफ़र आरएनए की मदद से उनको एक सीक्वेंस में जोड़ता है। वो सीक्वेंस यहाँ इस पर बेसिस की सूरत में ऑलरेडी मौजूद होता है और इस अमल के नतीजे में ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पैदा करता है और इसीलिए इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन और पहला स्टेप में डीएनए है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसमें हमारी तमाम प्रोटीन्स को बनाने की जो रेसिपी है वो जीन्स की सूरत में होती है। फिर वो एनकोड होती है मैसेंजर आरएनए पे और उस मैसेंजर आरएनए के बाद वो प्रोटीन बनाती है इस अमल में जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन।